हेलो बीएससी के कमांडोज। इस लेक्चर में हम फिर से आपका स्वागत करते हैं और इस लेक्चर में हम माइकोप्लाज्मा की संरचना को पढ़ने वाले हैं। माइकोप्लाज्मा की संरचना, माइकोप्लाज्मा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा, स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा, स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा। ठीक है बेटा, माइकोप्लाज्मा की संरचना को अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। माइकोप्लाज्मा की संरचना में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं उसका अपन स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अपन को पता है कि जो माइकोप्लाज्मा होता है वो एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव होता है और सजीव जगत का एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव होता है और सजीव जगत का सबसे छोटा सूक्ष्मजीव माना जाता है। तो एक कोशिकीय होता है और ये बेटा सेल वॉल रहित यानी कि कोशिका भित्ति रहित प्रोकैरियोट जीव है। प्रोकैरियोट, कोशिका भित्ति रहित प्रोकैरियोट जीव माना जाता है। अब बेटा इसकी स्टडी जब अपन इसकी संरचना की जब स्टडी करेंगे तो इसकी स्टडी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से की जाएगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से बेटा माइकोप्लाज्मा की स्टडी की जाएगी। मैंने पहले ही बताया था कि वायरस हो, बैक्टीरिया हो, बीजीए हो यानी कि साइनोबैक्टीरिया हो, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनकी जो स्टडी की जाती है, उनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर की जब स्टडी करते हैं तो स्टडी की जाती है बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से जब किसी भी सूक्ष्म जीव की जब अपन स्टडी करते हैं तो उस सूक्ष्म जीव के अंदर कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, इन सब के बारे में अपन को जानकारी मिल जाती है। वैसे पूछना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी और कौन से सन में की थी। मैंने ये बताया था बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज, बेटा बताओ, अर्नेस्ट रस्का। और कब की थी बेटा? 1933 में। पता है ना बेटा। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब इस माइकोप्लाज्मा को देखा जाता है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि माइकोप्लाज्मा अपन ने जब इसके विभेदक लक्षण पढ़े थे तो इसके आवास की बात करी थी कि ये कहाँ पर पाया जाता है। तो ये बेटा वाहित मल में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये बेटा कहाँ पर? सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर पाया जाता है। इसके अलावा दूषित जल में भी ये पाया जाता है। अब ये माइकोप्लाज्मा जो होता है इसका जो स्वभाव होता है, नेचर जो होता है बेटा इसका, ये कॉलोनी में रहना पसंद करता है यानी कि समूह में पाया जाता है। इसका नेचर क्या होता है बेटा? ये क्या होता है? कॉलोनी में रहना पसंद करता है यानी कि ये निवह बनाता है। कॉलोनी या निवह यानी कि ये समूह में रहना पसंद करता है बेटा, कॉलोनी या निवह बनाता है। और जो इसकी कॉलोनी या जो निवह होती है, जो इसकी कॉलोनी होती है, ये ग्रुप ऑफ माइकोप्लाज्मा है। ठीक है ना। जो इसकी जो कॉलोनी जो होती है, जो निवह होता है, वो दिखाई देता है बेटा तले हुए अंडे के समान, तले हुए अंडे के समान, तले हुए अंडे के समान। तो जो इसकी कॉलोनी होती है माइकोप्लाज्मा की, इसको जब सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो इसकी कॉलोनी तले हुए अंडे के समान दिखाई देती है यानी कि इस प्रकार की कॉलोनी होती है तले हुए अंडे के समान, खुरदरी टाइप की। और यहाँ पर ये बहुत सारा माइकोप्लाज्मा के समूह होते हैं यानी कि ये माइकोप्लाज्मा, बहुत सारे जो माइकोप्लाज्मा यहाँ पर पाए जाते हैं। यानी कि जो माइकोप्लाज्मा है ये बेटा किस में पाया जाता है? कॉलोनी के रूप में यहाँ पर ये पाया जाता है। पूरा का पूरा ये जो माइकोप्लाज्मा की एक कॉलोनी है, इसमें ये जो प्रत्येक के समान संरचना दिख रही है ना, ये सब क्या है? ये बेटा ये क्या है? माइकोप्लाज्मा है। क्या है बेटा? ये माइकोप्लाज्मा। यानी कि जो माइकोप्लाज्मा की जो कॉलोनी है ये तले हुए अंडे के समान दिखाई देती है यानी कि कॉलोनी में रहना पसंद करता है। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। अब माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं कि माइकोप्लाज्मा को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो इसकी संरचना में कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से माइकोप्लाज्मा को देखने पर इसमें निम्न भाग दिखाई देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली की। ठीक है बेटा, कोशिका झिल्ली। इसके बाद अपन बात करेंगे कोशिका झिल्ली के बाद इसमें पाया जाता है बेटा डबल स्ट्रैंड डीएनए।
न्यूक्लिक एसिड के रूप में यहाँ पर डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। इसके बाद अपन बात करें इसके तीसरे घटक की, तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए इसके अंदर पाया जाता है, यानी कि एक सूत्री आरएनए इसके अंदर पाया जाएगा माइकोप्लाज्मा के अंदर। अगर नेक्स्ट बात करें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के बाद, तो इसके अंदर पाया जाता है बेटा राइबोसोम। क्या पाया जाता है बेटा? राइबोसोम। और यहाँ पर जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का होता है बेटा, 70S प्रकार का, क्योंकि प्रोकैरियोट है ना बेटा, प्रोकैरियोट जितने भी जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं राइबोसोम के बाद कि इसके अंदर कौन सा घटक पाया जाता है। तो यहाँ पर बेटा अपन बात करेंगे उपापचयज, उपापचयज यानी कि मेटाबॉलिक, ठीक है ना, उपापचयज, ठीक है, उपापचयज एवं एंजाइम्स, ठीक है ना, या फिर अपन यूँ बोल देते हैं उपापचयज एवं प्रोटीन्स की बात करेंगे। ठीक है, उपापचयज क्या होते हैं बेटा, अभी समझ लेंगे उपापचयज क्या होते हैं। उपापचयी क्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ या घटक, ठीक है ना, तो उपापचयज एवं प्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर ध्रुवीय काई या पोलर बॉडी, ध्रुवीय काई जिन्हें अपन ब्लेब भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ब्लेब, पोलर बॉडी या ब्लेब, ठीक है, पोलर बॉडी या ब्लेब। अपन एक एक की स्टडी कर लेंगे बेटा। यहाँ पर माइकोप्लाज्मा की संरचना में निम्नलिखित 6 भाग या 6 घटक दिखाई देते हैं। कोशिका झिल्ली, डबल स्ट्रैंड डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, राइबोसोम, उपापचयज एवं प्रोटीन, ध्रुवीय काई, या फिर अपन क्या बोलते हैं इसको बेटा? ब्लेब। ठीक है, अब अपन एक एक कंपोनेंट की डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। तो अपना पहला जो टॉपिक है वो है बेटा कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, जिसे अपन क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है। कौन होता है कोशिकीय सूक्ष्म जीव? ये माइकोप्लाज्मा बेटा क्या होता है? एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव होता है। अब इस एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव में सेल वॉल का अभाव होता है, कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। बेटा बताया था कि सेल वॉल नहीं पाए जाने के कारण ही इनके अंदर बहुरूपता का गुण पाया जाता है, पीलियोमॉर्फिज्म पाया जाता है, बताया था बेटा। तो यहाँ पर कोशिका झिल्ली की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कोशिका जो झिल्ली है सबसे बाह्य आवरण बनाती है इस कोशिका का सबसे बाह्य आवरण होता है। और बेटा ये ट्रिपल लेयर होता है, यानी कि त्रिस्तरीय आवरण होता है। ठीक है बेटा, ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये त्रिस्तरीय होती है, यानी कि 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। त्रिस्तरीय आवरण यानी कि 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है ये लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। बेटा किससे बनी होती है? लिपोप्रोटीन से निर्मित होती है। लिपोप्रोटीन का मतलब होता है बेटा लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी है। ठीक है, तो जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन से यानी कि लिपोप्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। त्रिस्तरीय आवरण होता है, लिपोप्रोटीन या लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट अपन बात करें कि इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाया जाता है बेटा? सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड, क्या होता है बेटा? फास्फोलिपिड प्लस एक और कंपोनेंट इसके अंदर पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। वसीय पदार्थ होता है कोलेस्ट्रॉल। तो बेटा कोलेस्ट्रॉल ये पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट है बेटा। कोलेस्ट्रॉल काम की चीज़ है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के लिए। हमारे अंदर जो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है या पादपों के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है वहाँ पर भी कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। बेटा कोलेस्ट्रॉल का क्या वर्क होता है? बेटा कोलेस्ट्रॉल जो होता है अपन जानते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लेकिन जो लिपिड और प्रोटीन होते हैं ये इनकी जो क्वालिटी होती है बेटा वो प्रत्यास्थ और लचीलापन पैदा करने वाली क्वालिटी होती है। लेकिन जो मजबूती कौन पैदा करता है? तो वहां पर लिपिड और प्रोटीन की जो लेयर्स होती है उनके बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल के कण पाए जाते हैं। बेटा किसके कण पाए जाते हैं? वसीय पदार्थ कोलेस्ट्रॉल के कण पाए जाते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल के जो कण होते हैं वो इस सेल मेम्ब्रेन को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करते हैं। यानी कि क्या प्रदान करते हैं बेटा? यांत्रिक सामर्थ्य, स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल क्या प्रदान करता है? कोलेस्ट्रॉल बेटा यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। किसको? सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने का कार्य करते हैं। ठीक है ना।
कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। तो बेटा ये आपको दिखाई दे रही होगी, ट्रिपल लेयर है। ये एक माइकोप्लाज्मा की कोशिका है, यानी कि ये माइकोप्लाज्मा है पूरा का पूरा। ये माइकोप्लाज्मा के अंदर सबसे बाहर की तरफ ये 3 लेयर आपको दिखाई दे रही होगी, ट्रिपल लेयर दिखाई दे रही होगी। ये ट्रिपल लेयर क्या है बेटा? ये है बेटा इसकी प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, क्या बेटा? इसकी ये प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है बेटा, और ये प्लाज्मा जो झिल्ली है ये लिपिड प्रोटीन यानी लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। अगर इसकी मोटाई की बात करें तो 80 से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में इसकी मोटाई होती है। इस प्लाज्मा झिल्ली की जो मोटाई होती है, इसकी अगर मोटाई की बात करें तो मोटाई बेटा कितनी होती है? 80 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में इसकी मोटाई होती है बेटा। ये अपन ने बात कर ली है प्लाज्मा झिल्ली की। ठीक है बेटा, किसकी बात कर ली अपन ने? प्लाज्मा झिल्ली की। अब इसका दूसरा कंपोनेंट देखते हैं, इसका दूसरा कंपोनेंट देखते हैं बेटा। ठीक है, इसका दूसरा कंपोनेंट है बेटा dsDNA, यानी कि द्विसूत्री डीएनए। ठीक है, द्विसूत्री डीएनए। और ये जो dsDNA है इसका एक नाम और दिया जाता है केंद्रकाभ, या इसको अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। ठीक है, इसको अपन क्या कह सकते हैं बेटा? केंद्रकाभ, या इसको अपन एक नाम और केंद्रकाभ इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड। बेटा होता क्या है कि अपन जानते हैं कि माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है ऐसा सजीव या ऐसे एक कोशिकीय जीव जिनका केंद्रक अल्प विकसित होता है या आदिम प्रकार का होता है। इनका जो केंद्रक होता है उस केंद्रक के अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली के अंदर आनुवंशिक, क्योंकि केंद्रक झिल्ली नहीं है तो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाएगी तो जो आनुवंशिक पदार्थ जो यहाँ पर उपस्थित है वो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो केंद्रक होता है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहता है, इस प्रकार का केंद्रक केंद्रकाभ कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? न्यूक्लियोइड कहलाता है। बैक्टीरिया में भी न्यूक्लियोइड पाया जाता है बेटा, उसके केंद्रक को अपन न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्योंकि वो जो वहां पर जो आनुवंशिक पदार्थ है वो आनुवंशिक पदार्थ किसी केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ नहीं रहता है, साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ पाया जाता है। तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर जो इसका dsDNA है इसी को अपन क्या कहते हैं? केंद्रकाभ। क्योंकि जो डीएनए यहाँ पर होता है, डबल स्ट्रैंड या द्विसूत्री जो डीएनए माइकोप्लाज्मा का होता है, ये आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? ये माइकोप्लाज्मा का क्या होता है बेटा? आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्या होता है बेटा? आनुवंशिक पदार्थ, यानी कि प्रोटीन निर्माण से संबंधित सूचनाएं इस dsDNA में पाई जाती है। इस द्विसूत्री डीएनए में क्या सूचनाएं पाई जाती है? प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित सूचनाएं। प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित सूचनाएं यहाँ पर पाई जाती है। जब प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित सूचनाएं इसके अंदर पाई जाएगी तो इस डीएनए को माइकोप्लाज्मा का जीनोम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो बेटा ये dsDNA क्या होता है? माइकोप्लाज्मा का आनुवंशिक पदार्थ या माइकोप्लाज्मा का क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? माइकोप्लाज्मा का जीनोम कहलाता है। अगर अपन बात करें इसकी जो मोटाई होती है dsDNA की, तो उस मोटाई की बात करें तो 5 माइक्रोमीटर इसकी मोटाई मापी गई है। कितने? 5 माइक्रोमीटर की इसकी क्या होती है बेटा? क्या होती है बेटा? मोटाई होती है। इस dsDNA की मोटाई होती है 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ यहाँ पर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। बेटा ये क्या है? ये सारा का सारा जो तरल लसलसा द्रव्य होता है इसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये यहाँ पर जो कि किससे घिरा हुआ रहता है बेटा? इस प्लाज्मा झिल्ली से। ये प्लाज्मा झिल्ली से जो अंदर का जो भाग है, अंदर का जो भाग है जो प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, इसे क्या कहते हैं बेटा? अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहता है बेटा? साइटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है ना, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही विभिन्न प्रकार के पदार्थ या विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। आगे अपन बात करें कि ये जो देखो बेटा, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए यहाँ पर पाया जा रहा है, और ये जो डबल स्ट्रैंड जो डीएनए होता है ये वृत्ताकार होता है बेटा। क्या होता है बेटा? ये वृत्ताकार, यानी कि सर्कुलर डीएनए होता है। यानी कि जो माइकोप्लाज्मा का dsDNA होता है वो क्या होता है बेटा? वृत्ताकार होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया बेटा? ये डबल स्ट्रैंड डीएनए हो गया। ये क्या हो गया बेटा? डबल स्ट्रैंड डीएनए हो गया। क्या हो गया? ये
द्विसूत्री डीएनए यहाँ पर और वृत्ताकार फॉर्म में पाया जाता है। तो ये अपन ने बात कर ली बेटा डीएस डीएनए की, ठीक है, ये माइकोप्लाज्मा का डीएस डीएनए। आगे बात करते हैं अपन अगला नेक्स्ट घटक अपना, नेक्स्ट सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है बेटा। तो किसके अंदर पाया जाता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए? बेटा माइकोप्लाज्मा के अंदर एक सूत्री आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक सूत्री आरएनए, जो कि साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहता है। तो यहाँ पर आपको ये आरएनए के टुकड़े यानी कि आरएनए दिखाई दे रहा होगा, ये बेटा आरएनए है, जो कि कौन सा है बेटा? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। तो यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म के अंदर ये यहाँ पर ये आरएनए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आरएनए, ये रहा ये आरएनए। तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए इसके अंदर पाया जाता है माइकोप्लाज्मा के अंदर, जो कि किसमें बिखरा होता है बेटा? साइटोप्लाज्म में, यानी कि जीव द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है, साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहता है। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहता है। दो रूपों में पाया जाता है माइकोप्लाज्मा के अंदर, तो दो रूपों में पाया जाता है, दो रूपों में उपस्थित होता है। बेटा दो रूपों में उपस्थित कौन कौन से रूप है? तो बेटा एक रूप तो होता है किस रूप में बेटा? एक रूप तो होता है इसके अंदर पॉलीसोम के रूप में। किस रूप में होता है बेटा? पॉलीसोम के रूप में, ठीक है, पॉलीसोम। और एक रूप होता है साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ, साइटोप्लाज्म में बिखरा, इसको समझते हैं। वैसे पॉलीसोम भी साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं, लेकिन जो दो रूपों में पाया जाता है क्या? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। यहाँ पर देखो बेटा, जब पॉलीसोम की अगर बात करें, देखो बेटा कुछ आरएनए जो होते हैं सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, वो साइटोप्लाज्म में वैसे ही पड़े रहते हैं, लेकिन कुछ आरएनए राइबोसोम के साथ संलग्न हो जाते हैं। किसके साथ संलग्न हो जाते हैं? जो यहाँ पर 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तो उसके साथ ये क्या हो जाते हैं? संलग्न हो जाते हैं। तो आरएनए जब किससे संलग्न रहे? राइबोसोम से संलग्न हो जाता है, तो ऐसा जो फिर घटक जो बनता है, या जो वहाँ पर जो मॉलिक्यूल बना है, जिस मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ है राइबोसोम से, जब आरएनए संलग्न हो जाता है, जैसे कि बेटा ये आरएनए है, मैसेंजर आरएनए, सॉरी ये जो सिंपल आरएनए है, इस सिंपल आरएनए से जब राइबोसोम की इकाइयां जब जुड़ जाती है, तो ये जो संरचना बनी, इसको ही तो अपन पॉलीसोम बोलते हैं। यहाँ पर ये राइबोसोम की इकाइयां बेटा, ये क्या है बेटा? राइबोसोम की इकाइयां हैं। अब चूंकि अगर मैं इसकी माइकोप्लाज्मा की बात करूं, तो इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तो इसमें दो इकाइयां होगी, एक तो बेटा 50S होगी जो कि बड़ी उप इकाई होगी, और एक होगी 30S प्रकार की जो कि छोटी इकाई होगी। तो ठीक है बेटा, तो ये आरएनए के साथ जब राइबोसोम जुड़ जाए, संलग्न हो जाए, तो ऐसी संरचना क्या कहलाती है? पॉलीसोम। तो यहाँ पर माइकोप्लाज्मा के अंदर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए दो रूपों में पाया जाता है, एक तो पॉलीसोम के रूप में, एक स्वतंत्र साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ स्वतंत्र रूप में, यानी कि वो राइबोसोम से संलग्न नहीं होता। तो यहाँ पर जो ये दिख रहा है, ये वाला जो राइबोसोम है, ये स्वतंत्र रूप से है, जबकि जो ये राइबोसोम है, जो कि किससे, सॉरी जो ये आरएनए है, ये जो आरएनए है, ये स्वतंत्र रूप से बिखरा हुआ है, जबकि यहाँ पर जो ये आरएनए है, वो राइबोसोम के साथ संलग्न है, और संलग्न होकर किसका निर्माण कर रहा है बेटा? पॉलीसोम का। किसका निर्माण कर रहा है? पॉलीसोम का, यानी कि पॉलीसोम के रूप में पाया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, वो पॉलीसोम के रूप में और साइटोप्लाज्म के अंदर स्वतंत्र रूप से भी पाया जाता है। तो अपन ने ये बात कर ली यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए की। एक बात और, यहाँ पर जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जो माइकोप्लाज्मा का होता है, उसकी जो संख्या होती है या उसका जो भार होता है, वो डबल स्ट्रैंड आरएनए से भी ज्यादा होता है। यानी कि माइकोप्लाज्मा के अंदर डीएस जो डीएनए होता है, सॉरी डीएस डीएनए यानी कि डबल स्ट्रैंड जो डीएनए होता है, उसकी जो मात्रा होती है वो आरएनए से कम होती है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो डीएस डीएनए है, उसकी मात्रा आरएनए से कम होती है। यानी कि आरएनए, इसका मतलब ये हुआ कि माइकोप्लाज्मा के साइटोप्लाज्म में आरएनए की मात्रा किससे ज्यादा होती है? डीएस डीएनए से ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, ये अपन ने बात कर ली सिंगल स्ट्रैंड आरएनए की। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं राइबोसोम की। बेटा राइबोसोम की बात कर लेते हैं। राइबोसोम, अब जो इसके अंदर राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिका है।
माइकोप्लाज्मा क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो इसके अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। अब जो ये राइबोसोम होता है बेटा, ये 70S प्रकार का यहाँ पर राइबोसोम पाया जाता है, जो कि दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। दो उप इकाइयों, ठीक है, या दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। एक तो होती है बेटा 50S और एक होती है 30S। राइबोसोम अपन को पता है कि आरएनए के साथ जुड़ करके पॉलीसोम बना रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो राइबोसोम होता है, कुछ राइबोसोम तो क्या करते हैं, आरएनए के साथ जुड़कर, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के साथ जुड़ करके पॉलीसोम नामक संरचना का निर्माण करते हैं। लेकिन कुछ राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर वैसे ही बिखरे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये राइबोसोम है जो कि किसमें बिखरा हुआ बेटा, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये 70S प्रकार का राइबोसोम है जो कि किसमें, साइटोप्लाज्म के अंदर, माइकोप्लाज्मा के साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ रहता है, ठीक है बेटा। तो अपन ने बात कर ली राइबोसोम की। इसके बाद बात करते हैं अपन उपापचयज एवं प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो पांचवा कंपोनेंट घटक है अपना संरचना का उपापचयज, ठीक है, एवं प्रोटीन, ठीक है। उपापचयज एवं प्रोटीन। उपापचयज क्या होते हैं बेटा? उपापचयज ऐसे पदार्थ होते हैं जो विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि एंजाइम वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर उपापचयज के रूप में 40 प्रकार के एंजाइम, यानी कि 40 टाइप ऑफ एंजाइम किसके अंदर, माइकोप्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। तो 40 टाइप ऑफ एंजाइम किसके अंदर पाए जाते हैं बेटा, माइकोप्लाज्मा के अंदर। इसकी जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर 40 टाइप ऑफ एंजाइम पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण से, श्वसन से संबंधित होते हैं। रेस्पायरेशन की क्रिया, रेस्पायरेशन उपापचयी क्रिया होती है रेस्पायरेशन, तो इनसे संबंधित होते हैं ना। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य भी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, तो माइकोप्लाज्मा के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन पाया जाता है कणीय रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहे होंगे कणीय रूप में। तो यहाँ पर ये कणीय रूप में कौन है बेटा, ये प्रोटीन है बेटा। प्रोटीन के कण पाए जाते हैं, यानी कि प्रोटीन के पार्टिकल पाए जाते हैं, और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इनकी संख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और माइकोप्लाज्मा जी एक कोशिका है, इस माइकोप्लाज्मा सेल का कितना परसेंट भाग बनाती है, 50 से 80% भाग बनाती है बेटा, बहुत ज़्यादा। 50 से 80% भाग इस कोशिका का कौन बनाता है, प्रोटीन के पार्टिकल, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर प्रोटीन के कण पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रोटीन पार्टिकल पाए जाते हैं, प्रोटीन पार्टिकल साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जो कि माइकोप्लाज्मा की कोशिका का 50 से 80% क्या बनाते हैं, भाग बनाते हैं, ठीक है ना। आगे अगर बात करें अपन, इसमें आता है, आगे बात करें इसके बाद उपापचयज एवं प्रोटीन के बाद अपन बात करते हैं ध्रुवीय पिंड, ध्रुवीय पिंड, या जिसे अपन कहते हैं ब्लेब। क्या कहते हैं बेटा, ब्लेब। पोलर बॉडी या ब्लेब, पोलर बॉडी या ब्लेब, ठीक है। तो बेटा कुछ माइकोप्लाज्मा के अंदर ध्रुवीय पिंड या ब्लेब देखे गए। जिस उदाहरण के लिए अपन बात करेंगे, एग्जाम्पल के लिए माइकोप्लाज्मा गैलीसेंटिकम, ये एक जीनस है इसका माइकोप्लाज्मा का, गैलीसेंटिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेंटिकम के अंदर पोलर बॉडी या ब्लेब संरचना देखी गई है। बेटा पोलर बॉडी या ब्लेब संरचना क्या होती है, होता ये है बेटा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसके कुछ उभरे हुए भाग होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ही कुछ उभरे हुए भाग होते हैं, जिनको अपन ने क्या कह दिया बेटा, इनको ही अपन ने क्या कह दिया, पोलर बॉडी या ब्लेब कह दिया। क्या कह दिया बेटा, पोलर बॉडी या ब्लेब, ठीक है ना। किसके उभरे हुए भाग, सेल मेम्ब्रेन के उभरे हुए भाग होते हैं, जिन्हें अपन ने क्या कह दिया, पोलर बॉडी या ब्लेब कहते हैं, ठीक है ना। माइकोप्लाज्मा गैलीसेंटिकम इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जो ये पार्ट है ये कहलाता है
पोलर बॉडी या ब्लेब, ठीक है ना, क्या कहलाता है, ब्लेब। इसके अंदर ये बेटा सक्रिय स्थान होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव, यहाँ का जो साइटोप्लाज्म होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। क्या होता है बेटा, ये सक्रिय स्थल होते हैं माइकोप्लाज्मा के, ठीक है ना। अब ये क्या काम आता है, ये ब्लेब क्या काम करते हैं, तो बेटा यहाँ पर जो ये ब्लेब होते हैं, ये ब्लेब माइकोप्लाज्मा को किसी परपोषिकी सतह से चिपकाने में सहायक होते हैं, ठीक है ना बेटा, क्योंकि इनके अंदर फ्लैजिला वगैरह जैसे सिस्टम, ठीक है ना, या स्पाइक्स वगैरह वाला सिस्टम या पिलाई वाला सिस्टम, जो पक्षमाप वाला सिस्टम तो पाया जाता नहीं, क्योंकि कशाभिकाएं नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। तो किसी परपोषी कोशिका से इस माइकोप्लाज्मा को चिपकाने में कौन सहायक होते हैं बेटा, ब्लेब सहायक होते हैं, ठीक है बेटा। कौन सहायक होते हैं, ब्लेब, यानी कि जिनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, ध्रुवीय पिंड बोलते हैं, कि क्या बोलते हैं बेटा, ध्रुवीय पिंड। तो ये बेटा अपन ने माइकोप्लाज्मा की संरचना की स्टडी कर ली है। यहाँ पर अपन एक बार और पढ़ लेते हैं, एक बार और संक्षिप्त में समराइजेशन कर लेते हैं। माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय जीव होता है, सेल वॉल रहित प्रोकैरियोट कहलाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर इसमें निम्न 6 घटक दिखाई देते हैं। कोशिका झिल्ली लिपोप्रोटीन से बनी होती है, 80 से 100 एंगस्ट्रॉम इसकी मोटाई होती है, त्रिस्तरीय होती है। डबल स्ट्रैंड डीएनए जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, वृत्ताकार रूप में पाया जाता है, द्विकुंडलित होता है, ठीक है ना। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए की बात कर लेते हैं, साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहता है। कुछ आरएनए पॉलीसोम के रूप में पाया जाता है और कुछ आरएनए बिना राइबोसोम से जुड़े स्वतंत्र रूप से साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसके बाद राइबोसोम की बात कर ले, 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जो कि 50S और 30S यानी 50S और कितना 30S उप इकाइयों से मिलकर बना होता है ये राइबोसोम। कुछ राइबोसोम आरएनए के साथ जुड़कर वही पॉलीसोम बनाते हैं। उपापचय जब प्रोटीन की बात करते हैं तो 40 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। प्रोटीन पूरा भरा हुआ है कोशिका प्रोटीन से, लगभग 50 से 80% भाग प्रोटीन भाग बनाता है। इस पूरी कोशिका का 50 से 80% प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन के कण पाए जाते हैं। इसके बाद बात करें ध्रुवीय पिंड या ब्लेब क्या होते हैं, तो बेटा ये सक्रिय स्थल होते हैं ब्लेब, जो कि कुछ माइकोप्लाज्मा पाए जाते हैं, जिसकी माइकोप्लाज्मा गैलीसेंटिकम इसके अंदर पाए जाते हैं। क्या काम करते हैं, किसी परपोसी से चिपकाने में सहायक होते हैं। तो ये बेटा अपन ने माइकोप्लाज्मा की संरचना देख ली। अच्छा एक बात और बता देना चाहूँगा, माइकोप्लाज्मा की संरचना लगभग और लगभग बैक्टीरिया के समान है। किसके समान है बेटा, लगभग और लगभग। इसमें केवल सेल वॉल नहीं है और कुछ बातों में, जैसे कि इसमें कशाभिका भी नहीं है, ठीक है, पक्षमाप भी नहीं है, इसके अलावा मीजोसोम नहीं पाए जाते, पर लगभग माइनस सा डिफरेंट है, लगभग किसके समान है बेटा, माइकोप्लाज्मा किसके समान है, बैक्टीरिया के समान। इसी कारण से नोवाक ने जो बैक्टीरिया का वर्ग था, क्लास थी साइजोमाइसिटीज, उसी के अंदर इसको क्लासिफाइड कर दिया था, किसको, माइकोप्लाज्मा को। लेकिन अपन को पता है 1966 के अंदर क्या हुआ था बेटा, जो जीवाणु नामकरण के अंतरराष्ट्रीय संस्था थी, उसने क्या किया था कि ये क्लास जो है ना बैक्टीरिया की रहने दो, क्योंकि बैक्टीरिया नहीं है ये, ठीक है ना, बैक्टीरिया जैसा तो दिख रहा है लेकिन बैक्टीरिया नहीं है ये। तो वहां पर एक नई क्लास बना दी थी, मोलिक्यूल्स, ठीक है ना, याद है ना, मैंने ये बता चुका हूं सब, ठीक है ना। तो बेटा यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि जो ये माइकोप्लाज्मा होता है सेल वॉल रहित बैक्टीरिया है। क्या है बेटा, सेल वॉल रहित बैक्टीरिया। जब इसकी संरचना अपन ने पढ़ी तो हमें ये ज्ञात होता है, क्योंकि बैक्टीरिया की जब संरचना पढ़ेंगे तो आप कहोगे कि सर लगभग माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया के समान है, ठीक है ना, क्योंकि माइकोप्लाज्मा के बाद बैक्टीरियोलॉजी ही पढ़नी है अपन को, तो ठीक है ना बेटा। तो ये जो होता है ना माइकोप्लाज्मा, इस माइकोप्लाज्मा एक नाम से और जाना जाता है, माइकोप्लाज्मा को अपन सेल वॉल रहित बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं माइकोप्लाज्मा को अपन बेटा, सेल वॉल रहित बैक्टीरिया। क्या कहते हैं, सेल वॉल रहित बैक्टीरिया। सेल वॉल रहित बैक्टीरिया भी कहते हैं बेटा माइकोप्लाज्मा को, सेल वॉल रहित बैक्टीरिया। याद रख लेना बेटा, ये अपन ने यहाँ पर माइकोप्लाज्मा की संरचना पढ़ ली है, ठीक है।